हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज एक बार फिर हम सईद नकवी साहब की खिदमत में मौजूद हैं। और नकवी साहब से हमेशा जब भी हम बात करते हैं, बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन उसमें होती है, तजर्बात होते हैं कि उसमें बहुत कुछ सीखने को होता है। हफ्ते में एक बार हम उनसे वक्त लेते हैं, वो हमें वक्त दे देते हैं। बहुत ही हमें यानी इस बात की खुशी है, इत्मीनान है और हम उनके शुक्रगुजार हैं कि वो हमें वक्त दे देते हैं। आज हम जिन इश्यूज पर हम बात करेंगे, एक तो अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन का सऊदी अरब का दौरा, और उनके और सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर के बीच खुले तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन दोनों के बीच में इख्तलाफ, खास तौर पर सीरिया से ताल्लुकात, बशार अल असद को अरब लीग में शामिल किया जाना, ईरान से ताल्लुकात, चीन से सऊदी अरब क्यों ताल्लुकात बढ़ा रहा है, और इसराइल और सऊदी अरब के बीच में नॉर्मलाइजेशन के लिए अमेरिका कोशिश कर रहा है। इन सब इश्यूज पर हम अब से पहले आपको बता चुके हैं वो तफसील कि जैसे मुहावरे में कहा जाता है ना, तुर्की ब तुर्की, इस तरह के जवाब दिए गए एक लंबे अरसे के बाद। कम से कम मैं जब से जर्नलिज्म में हूं तब से मैंने कभी नहीं सुना कि सऊदी अरब का फॉरेन मिनिस्टर अमरीकी फॉरेन मिनिस्टर को इस तरह से खुल करके मजबूती से अपना मौकिफ रखे और इख्तलाफ राय पब्लिक किए जाएं। ये बहुत ही अहम है। तो ये सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर का अमरीकी एम्बेसडर को जवाब देना और उनका फौरन वहां से इजराइल जाना और उन्हें यह कहना, इजरायली प्राइम मिनिस्टर से यह कहा कि आप जो है वो फिलिस्तीन के बनाने वाली बात जो टू स्टेट थियरी है उस पर बाकी रहें। यह एक बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल थी। इसके अलावा इसी बीच में सऊदी अरब ने मोहम्मद बिन सलमान ने रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से भी बात की। उसी दौरान वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को भी अपने यहाँ मेहमान कर लिया। तो यह बहुत ही गैर मामूली किस्म का एक वाकया था। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आखिर क्या ईरान और अमेरिका के बीच में कोई एग्रीमेंट होने वाला है। मिडिल ईस्ट आई ने एक ऐसी खबर दी है, क्या कुछ है बेचैनी वहां भी। चूंकि ईरान एक तरफ एग्रीमेंट के लिए बातचीत करने के लिए भी कहता है, साथ साथ वो अपनी एनरिचमेंट जो लेवल है वो बढ़ाता जा रहा है, उससे भी बेचैनी है। उस पर हम बात करेंगे। और यूक्रेन जंग कहां पहुंच गई, उसमें अब यह कहा जा रहा है कि ईरान रूस को ड्रोन बनाने की बाकायदा वहां पे फैक्ट्री कायम कर रहा है रूस के अंदर, और उस पर अमेरिका तिलमिलाया हुआ है। उस पर भी हम बात करेंगे। और क्या कुछ हो रहा है बाकी दुनिया में, पाकिस्तान में भी बहुत कुछ हो रहा है, उसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। सईद नकवी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप हमें वक्त दे बहुत देते बहुत हैं। शुक्रिया। आप ये बताइए कि एंटनी ब्लिंकन का जो ये दौरा, उसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें बहुत ही एक तरह से दोनों एक्सपोज हो गए, उनके इख्तलाफात। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? मलकुल मौत अड़े हैं कि मैं जा लेके चलूं, सर बसजदा है मसीहा कि मेरी बात रहे। एक अंग्रेजी में कहावत है कि जब द हॉर्स हैज बोल्टेड, जो जो घोड़ा जब पैडक से भाग गया, हम्म। अब उस घोड़े को बुलाने की कोशिश हो रही है। यानी सऊदी अरेबिया बहुत ही बड़ा झटका है अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी को। कि सऊदी अरेबिया ऐसा है जो कि तकरीबन इसराइल के की निस्बत से उससे कम सही, लेकिन उतना ही, क्योंकि उसके पास तेल था, हम्म। इसराइल के पास तेल नहीं। तो उसका इनके खेमे से निकल जाना और दूसरे खेमों को ज्वाइन कर लेना, ये दुनिया के लिए, एक कायनात के लिए एक बहुत बड़ा अजीम शान झटका है, जो कि अमेरिका अभी तिल मिलाया हुआ है। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। उनकी यही समझ में नहीं आ रहा है कि यूक्रेन की जंग कहाँ जा रही। देखिए होता क्या है, एक एको चेम्बर है।
अब एको चेम्बर में आपका मीडिया कुछ सुनाता रहता है, कुछ चीजें ऐसी होती जो आपको अच्छी लगती, तो आप उनको एक्सेप्ट करने लगते हैं, आप उनको बिलीव करने लगते हैं। फैक्ट्स कुछ और है, रियलिटी कुछ और है, और जो प्रोपेगेंडा सिस्टम है वो कुछ और है। ये यूक्रेन यूक्रेन की ये जो आपने जितने वाकयात बताए इधर मिडिल ईस्ट में, ये छोटे छोटे, इसको मॉपिंग अप ऑपरेशन, यानी जो छोटे छोटे इश्यूज है उनको टाई अप करना, क्योंकि बड़ा इशू एक डिसाइड हो चुका है। वो बड़ा इशू क्या डिसाइड हुआ है? वो ये कि दुनिया का निजाम कैसे चलेगा, ये इसका अंदाजा हमको और आपको और हमारे सामीन को मिल चुका है। अभी तक ये था, देखिए 1991 से ये अफसाना शुरू होता है, जबकि सोवियत यूनियन गिरा, और सोवियत यूनियन के गिरने के बाद ये अक्सर ये चीजें काजवी साहब रिपीट करना इसलिए जरूरी है, जैसे हमारे यहाँ कोई दुआएं रिपीट होती रहती हैं, बिल्कुल वैसी, वरना लोग भूल जाते हैं। अब सूरत हाल ये है कि दो खेमे, आप पूरी तस्वीर देखें होलिस्टिक, दो खेमे, उन खेमों को सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये कहें कि ये है G7 और ये है ब्रिक्स। G7 में यानी जितने भी एक जमाने में कहे जाते थे पावरफुल ममालिक, और जापान, यानी वेस्ट और जापान। अच्छा, पहले ये था कि हम और किसी को अंदर आने नहीं देंगे क्योंकि पावरफुल महज हम हैं, लेकिन अब उस कुव्वत पे किगाफ आया है। अब वो कुव्वत नहीं रही, तो लिहाजा अब ये उनकी इकोनॉमीज श्रिंक कर रही, उनका जीडीपी टोटल किनका, G7 का श्रिंक कर रहा है। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स इज ब्राजील, ये रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये हो गया ब्रिक्स। ये जो है, अच्छा, और ये दायरा बढ़ता जा रहा है, मसलन कि उसको ब्रिक्स नहीं कह रहे, मसलन ये कि सेंट्रल एशिया में तमाम ममालिक को अब इन्होंने घेर लिया है और एक तंजीम गोया ऑर्गेनाइजेशन वहां बनाई है। उसी तरीके से अभी नाइजीरिया वगैरह नहीं, अभी अफ्रीका की तरफ गौर करें, अफ्रीका की तरफ अभी गौर नहीं हुआ। अफ्रीका टोटली साइनो रशियन एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में है, वहां अमेरिका नहीं है, वो इस वक्त मिले हुए हैं। एक जमाने में इन दोनों में कंपटीशन था, जब चाइना में और रशिया में कंपटीशन था, उसी जमाने में इस कंपटीशन का फायदा उठाने के लिए हेनरी किसिंजर पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो की मदद लेके खामोशी से बीजिंग गए और चाओ एन लाई और माओ जेतुंग से मिले, जिससे कि वो एक ट्रायंगुलर वर्ल्ड ऑर्डर बनना शुरू हुआ। उससे पहले वह मीडिया वाले गए, यानी एक बहुत मशहूर और बहुत ही आलिम कॉरेस्पॉन्डेंट थे न्यूयॉर्क टाइम्स के, जेम्स रेस्टन, स्कॉटी रेस्टन सब कहते थे उन्हें, हर प्रेसिडेंट उनको स्कॉटी कहता था, वो इतने फेमिलियर थे लोगों से। वो फजा बनाने के लिए सबसे पहले बीजिंग गए, और बाकायदा तस्वीरें से, उन दिनों में टेलीविजन इतना नहीं था जितना कि अब तो प्रिंट ही में काम चलाना पड़ता था। जो टेलीविजन की अब नौइयत है, ये उस जमाने में 71-72 की बात है,
तब ये नहीं थी। तो साहब ये लेटे, एक क्लिनिक में गए, वहां इनके एक्यूपंक्चर किया गया, एक्यूपंक्चर की तस्वीरें ले आई, गोया चाइना से अब हमारी दोस्ती हो रही है। तो वो हुआ, ये किस्सा है तब का। अब उसके बाद जनाब अली सोवियत यूनियन गिर गया, सोवियत यूनियन गिर गया, एक सिस्टम जीत गया, एक सिस्टम हार गया। अब देखिए, इसको कहते हैं मोहतात रहना, यानी अपने कबा के अंदर, अपने अबा और कबा के अंदर रहो, ज्यादा ना निकल जाओ। ये समझे कि अब इन्होंने पीट ली दुनिया की सबसे बड़ी ताकत। अब ये एक चीज चली जिसका नाम वर्ड निकला सोल सुपर पावर। पहले क्या था, दुनिया बाइलैटरल, दोनों बाइपोलर थी, एक सोवियत यूनियन, एक अमेरिका। अब इन्होंने जब 1991 में सोवियत यूनियन गिर गया, तब एक हम बचे। अब उससे ये दुनिया में, दुनिया की इक्तिसादियात ठीक कर देते, उसमें ये दुनिया में ह्यूमन राइट्स बढ़ाते, उसमें इतनी कुव्वत थी इनके पास कि शेर के हम सब बांट के खाएं। नहीं, बजाय डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के, इन्होंने उसको बना लिया एक व्हीकल फॉर रैम्पेजिंग कैपिटलिज्म, यानी उन्होंने इंपीरियलिज्म को डेमोक्रेसी समझ लिया। और ये है कि प्रोपेगेंडा मशीन हमारे साथ है, हम जो बेचेंगे और जो चाहेंगे उस पर लेबल लगा देंगे। तो ये रैम्पेजिंग कैपिटलिज्म, जिसको कि फिर आप कई दफा मैं बता चुका हूं कि जिससे कि ये खाड़ी की जंग क्यों हुई, लोग भूल जाते हैं। काजमी साहब, ये बातें याद रखना जरूरी इसलिए जरूरी थी कि वहां पे सिर्फ यही नहीं था कि सोवियत यूनियन गिर गया, एक नई दुनिया बनाई जाने वाली थी। उसके बाद क्या होगा, क्योंकि सोवियत यूनियन के, मैं इसलिए ये बातें याद दिला रहा हूं कि इस वक्त जो हाल है दुनिया का, जो एक नई दुनिया बन रही है, बिल्कुल वही सवालात उठ रहे हैं। क्या तब क्या सवाल था, ये था कि जब ये दुनिया बदली तो जर्मनी, देखिए, दो जंगों में सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ, वो जर्मनी अलग। भाई दूसरी जंग अजीम में हिटलर था, उससे पहले भी जर्मनी से जंग थी। तो जर्मनी जो है, और खासकर जर्मन, और दूसरी जंग के बाद एक एक्सिस पावर्स हो गई, यानी जर्मनी और जापान, ये पावर्स, एक्सिस पावर्स जो है। अब हुआ क्या कि आपने एक, देखिए होता क्या है यही दुनिया में, कि आप एक तरफ निशाने पे लगे हुए, आप ये भूल गए कि इधर क्या हो गया, कि सोवियत यूनियन तो गिर गया, लेकिन जर्मनी रीयूनिफाई हो गया। यानी आधी जर्मनी, बर्लिन का वो हिस्सा जो कि सोवियत यूनियन का हिस्सा था, वो मिल गया, बर्लिन की दीवार टूटी। और जब ये हुआ तो एक कि जर्मनी, जो कि हमेशा एक यूरोप के अंदर एक बहुत बड़ी कुव्वत और डर जिससे पैदा होता था, बर्तानिया में, फ्रांस में, वो अब पहले इतना था, अब दूना हो गया कि दोनों तरफ की जर्मनी मिल गई। अब क्या किया जाए, तो किया क्या गया, वो जो खाड़ी की जंग 1992 की, वो इसीलिए लड़ी गई। एक तो ये था कि हम अब जीत गए हैं दुनिया, ये देखिए ये नई कुव्वत आ रही है स्टैंप अपना लेके, आप दुनिया वालों देख लो, लाइव टेलीविजन है, इस पे हम नंबर 1 हैं। अच्छा नकवी साहब, उसमें मैं ये समझना चाहूंगा कि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मुल्क भी सोवियत यूनियन के साथ एलाइज थे,
उन मुल्कों को ज्यादा टारगेट किया गया, जैसे कि इराक के सद्दाम हुसैन, जैसे कि अफगानिस्तान में प्रो बिल्कुल रशियन बिल्कुल। हुकूमत थी। ये यानी वो नेक्स्ट फेज, हाँ, नेक्स्ट हाँ, फेज, जी जी यानी जी, बात सोशलिज्म, हाँ, जो कि कॉमरेड बूतफलाक, जो कि यहाँ के रहने वाले थे, सीरियन और हम्म, लेबनीज दोनों थे वो, जी जी, जिन्होंने ये बाथ पार्टी शुरू की। क्रिश्चियन थे बाय द वे, हम्म, बूतफलाक। वो एक अरब सोशलिज्म, हम्म, बाथ सोशलिज्म। तो ये लोग जो थे, जाहिर है ये सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट के साथ तो नहीं थे, ये हम्म, लोग दूसरे खेमे में थे, ये हम्म, सोवियत यूनियन के साथ थे। तो इनसे तो बाद में निपटा गया, हम्म, और इनसे निपटने की वजह दो थी। एक तो ये कि ये पहले हमारे दुश्मन रहे हैं, दूसरे ये कि इनके अंदर इतनी कुव्वत है कि ये इसराइल को परेशान कर सकते हैं। हम्म। लिहाजा दो वजह से इनको पस्त करना जरूरी है, वो एक अलग अफसाना है। मैं थोड़ा सा वक्त की कमी की वजह से जी। ये समझना चाहता हूं कि ये जो नया स्कीम ऑफ थिंग्स सऊदी अरब और ईरान के बीच में ताल्लुकात बहाल होने के बाद नजर आ रही है, जो जिसमें सीरिया के प्रेसिडेंट भी फिट हैं, उनको भी अरब लीग में ले लिया गया है। ईरान और जी इजिप्ट के ताल्लुकात भी बेहतर होने की बात हो जी। रही है। डिप्लोमेटिक ताल्लुकात इन मुल्कों में जहां जहां नहीं थे वो सब वापस रेस्टोर हो रहे हैं। तो क्या वो जो इतने लंबे अरसे से जो दुश्मनी वाला माहौल था वो मुकम्मल खत्म हो जाएगा, या अभी कुछ और शैतानी के चांसेस हैं? क्या वो क्या है? कोशिश यही, अब ये ब्लिंकन साहब की विजिट हम्म, स्टेटस को एंटी को बरकरार रखने के लिए है। हम्म, हालांकि चीजें अब बदल चुकी। हम्म, क्या हो रहा है कि देखिए, दो अलग, मैंने दो खेमों की बात इसीलिए की कि लोग और हमारे सामीन, हमारे व्यूअर्स, हमारे दर्शक इस बात को समझें हम्म, कि ये है क्या, तरीका क्या। एक तरफ क्या हो रहा है, वनुआतू इतना बड़ा एक आइलैंड है पैसिफिक में, हम्म, आप वहां जाके एक बेस तैयार कर रहे हैं। किससे? जो बेस लड़ाई लड़ने के लिए, कब? जब होगी तब। हम्म, एक एक तरीका कार ये है। दूसरा क्या है कि भाई अभी तुम लोगों में लड़ाई है, तुम लोग मिल जाओ। ये देखो हमारे पास बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसमें इससे तुम सब फायदा उठाओ, सब मुफीद है सबके लिए। आओ तुम भी आओ, तुम भी आओ, सबके अपने अपने लोग जो हैं, गरीब गुर्बत को दूर करो, हम लोग मिले, पीस पैदा करें। ये एक रवैया ये है। हम्म, दूसरा ये है कि तैयारियां करो उस जंग की जो होने वाली है, उसमें हिंदुस्तान फंसा हुआ है। हम्म, यानी हिंदुस्तान को एक अजीब और गरीब आयरनी है कि ये हिंदुस्तान की खुशकिस्मती है कि चीन उसका दुश्मन है, हम्म, क्योंकि इसकी वजह से वो तमाम वेस्ट को, जो कि डिक्लाइन कर रहा है, उससे अभी बहुत कुछ, खासकर अमेरिका से बहुत कुछ मिल सकता है। बल्कि उनके एक बहुत बड़े थिंकर तो नहीं, लेकिन उन लोगों में से जिन्होंने हिंदुस्तान और अमेरिकन रिलेशंस जो अभी हैं, उनको अब इस एक जगह पे स्थिर करने में उनका बहुत हाथ है। एशली टेलिस साहब, उन्होंने अभी मजमून लिखा, उनका बड़ा टेलीविजन पे इंटरव्यू आया। वो ये कह रहे हैं कि साहब ये हिंदुस्तान जो है, ये अगर आपकी यानी अमेरिका की दो दो हाथ चीन से हो जाए तो ये उसमें बीच में नहीं आएगा, ये आपकी मदद नहीं करेगा। ये इस चक्कर में है कि अगर ये खुद कहीं फंस जाए तो आप इनकी मदद कर दीजिए। उधर ये है कि अगर ये फंस गए तो वो नहीं करेगा। तो ये हम्म, दोस्ती जो हम दोनों की एक एक रकाबत के ऊपर डिपेंडेंट है कि अगर हमारी आपकी दुश्मनी भी है, आपकी हॉस्टिलिटी है चीन से, हमारी भी हॉस्टिलिटी है चीन से, तो इसलिए हम लोग दोस्त हो गए। अब दोस्त अगर हो गए तो उसका मतलब क्या है? उसका हम्म, मतलब ये है कि अगर कभी ये हॉट वॉर हो गई तो आप हमारी मदद करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे।
जो एविडेंस निकल के आ रही है, न ये उनकी मदद करेंगे न वो इनकी मदद करेंगे। जी जी तो फिर लिहाजा एक शिगाफ आ गया हिंदुस्तान की, लॉजिक जो है अमेरिका से दोस्ती बढ़ा रहे। अभी हाल में डिफेंस सेक्रेटरी आए थे, वो भी गले वले भी लगाया, आपने देखा जी उनको, हमारे राजनाथ सिंह को। और ये कि भैया कुछ हमारे हमारे रिश्ते डिफेंस वाले जो है, अच्छा वो बहुत गहरे हैं, उसमें बहुत सी टेक्निकल चीजें हैं जो कि हमारे आपके समझ के बाहर है। हम्म लेकिन उसमें है क्या कि अमेरिकन एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इंटर ऑपरेटेबिलिटी। हम्म यानी आपकी चीजें हम आपके घर में, क्योंकि आप हमारे दोस्त हैं, लिहाजा हम आपके घर में आ जाएं और फर्नीचर इधर से उधर करें, और हम देखेंगे खिड़की जो है यहाँ से गोली अच्छी चलेगी, उस खिड़की को हम सजाएं, वहां हम अपने बंदूकें रखें, घर आपका है। तो गोया क्योंकि अब हम दोस्त हैं, इंटर ऑप इस पे हिंदुस्तान अभी तक राजी नहीं है। हम्म अल्लाह का शुक्र ये है जो इस पे हमारे विदेश मंत्री की तारीफ करना चाहिए, हमारे विदेश मंत्रालय की, और मेरे ख्याल में मोदी जी की खुद भी, कि वो इस हद तक नहीं जा रहे हैं कि वो कहें कि आप हमारी बंदूकें आप चलाइए, आपकी बंदूक, अच्छा उनकी बंदूक जो है ये चलाना जानते ही नहीं है, जी जी हमारी बंदूकें उन्हीं की दी हुई है, लिहाजा वो चला लेंगे। तो हम्म ये एक एक बड़ा नाजुक मामला है जिसपे की पूरी बात अटकी हुई है। लेकिन डिफेंस के आगे बात बढ़ नहीं रही। वो हम्म अब सवाल ये उठता है कि हमारी और पाकिस्तान की और चीन की कभी दोस्ती भी होगी। ये हम्म ये ताअबद दुश्मनी कैसी, कि हम्म अब हमने अगर दुश्मनी एक कर ली है तो वो हमेशा रहेगी। अगर वो रहेगी तो फिर आप डिवाइडेड रहेंगे, आपका अटेंशन अटेंशन आपका डिवाइडेड रहेगा, तो आपका जो शौक है कि हम दुनिया में नंबर 1 पावर बने, जो कि बन सकते हैं, हम्म क्योंकि आपके पास लोग हैं, आपके पास हुनर है, आपके पास दौलत। हिंदुस्तान, कृष्ण मेनन कहा करते थे, इंडिया इज नॉट अ पुअर कंट्री, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ पुअर पीपल। तो हम्म ये जो बात थी। अच्छा अच्छा, नकवी साहब, मैं अब एक और उस पर आना चाहता हूँ। ये जो यूक्रेन जंग में अमेरिका की तरफ से ये एक इल्जाम लगाया जा रहा है, वहां की इंटेलिजेंस की तरफ से एक रिपोर्ट ऐसी आई है कि ईरान रूस को ड्रोन बनाने के लिए वहां बाकायदा फैक्ट्री कायम कर रहा है। अच्छा, मैं इसके साथ साथ ये भी खबरें आ रही हैं कि अमेरिका कितने पैसे के हथियार मुसलसल यूक्रेन को दे रहा है। अगर कोई जंग होती है दो मुल्कों में, अगर दोनों मुल्कों में जंग हो रही है, तो जाहिर है दोनों के दोस्त और दुश्मन होते हैं। जो दोस्त होते हैं वो उसकी मदद करते हैं। तो इसमें कौन सा ऐसा कानूनी यानी पेच है जिसमें अमेरिका ये कहना चाह रहा है कि मैं तो यूक्रेन को जंग हथियार दे सकता हूं, लेकिन आप रूस को नहीं दे सकते? ये क्या है? क्योंकि हमने आपको सैंक्शन कर रखा है। जी, हमने आपको ये सैंक्शन कर रखा। अब तो ये हाँ सैंक्शन वाली सियासत जो है उसको समझना बहुत जरूरी हाँ है। और एक और पीछे चीज चल रही है। अभी तक ये था कि जब मैं बाहर जाया करता था, और जिन अखबारों के लिए मैं बाहर जाता था, वो अखबार, फर्ज करिए, ये तो मैं आपको वो अया कर रहा हूं, यानी अगर मेरे मेरे हाथों में आके हथकड़ी डाल दे कि भाई हम्म मुझे $20,000 की जरूरत है इस असाइनमेंट को पूरा करने की, मेरे हाथ में 40,000 रख दिया आपने। क्यों भाई? इसलिए कि वहां जाके ये बड़े बड़े मालिक, बड़े हम्म सेठ साहूकार, वहां जाके तुम फला को ये दे देना, क्योंकि हम्म, उन दिनों में फॉरेन एक्सचेंज की जरा सी कमी थी। जी तो जी जी उसको गोया हमारा असाइनमेंट जो था, वो एक तो असाइनमेंट तो था ही, लेकिन उसके अलावा एक जरिया बना लिया था इन लोगों ने कि भाई अगर ये वहां जाए, तो यानी अगर हम
ईरान जा रहे हैं तो वो हाँ दिलचस्पी नहीं, हाँ श्रीलंका जा रहे हैं तो दिलचस्पी नहीं, लेकिन अगर आप अमेरिका बहादुर के पास जा रहे हैं क्योंकि वो डॉलर हमको वहां चाहिए, और ये एक अजीब और गरीब, यानी ये, और मैंने बंद कर दिया। फिर मैंने मेरे असाइनमेंट्स अगर आप देखें लिस्ट, तो हाँ। उसमें अमेरिका की तरफ बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम्म। वहां मैं इसमें फंस जाता था कि भाई हाँ जा रहे हैं तो ये लिए जाइए। तो हाँ ये मैंने कहा भाई ये जरा सा ठीक है हाँ मैं करता हूँ। फिर मैं इधर चला गया, वो उधर चला गया जहां उनको दिलचस्पियां नहीं थी। कहने हम्म का मतलब यह है कि एक अमेरिकन डॉलर, हम्म उस साहब ये हाल था डॉलर का कि मैं गया हूं अंगोला में, नॉन अलाइंड ग्रुप की के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, अंगोला हम्म। अफ्रीका में, नियर जी। साउथ अफ्रीका। हाँ उन दिनों में ये ट्रैवलर्स चेक्स थे, वो लेके चले गए। अब मैं, गलती से बेवकूफी मेरी, कि मैं वो ट्रैवलर्स चेक लेके चला गया बैंक में। बैंक से मुझे अगर ₹10 $10 का था तो 10 उनका जो लोकल करेंसी है वो हमें मिल गई। लोगों ने कहा तुम बेवकूफ बिल्कुल। तो क्यों? मैंने भाई यहाँ तो 100 के लाखों मिल रहे हैं, तो ये हमें तो नहीं मालूम है कि तुम्हें, लेकिन हमारे पास तो ये ट्रैवलर्स चेक है, इस पे तो नहीं, वो तो कैश चाहिए। तो बाकायदा लोग तो ट्रैवलर्स चेक को कैश में ट्रांसफर करें, कैश को जेब में रखें, बाजार में जाएं और उसको एक, फिर वो मार्केट रेट जो था, भाई काजमी साहब, ये हालांकि आपके अफसाने से जरा अलग हटके है। हम्म जब अ, इराक में जब एताब नाजिल हुआ इन लोगों का, तो खुद हिंदुस्तानी सिफारत खाने के लोग, जी जी हिंदुस्तानी सिफारत खाने के फर्स्ट सेक्रेटरी लेवल के लोग जी जी जी। पूरे खानदान को लेके 5 स्टार होटल में ठहरे हुए, हम्म एक लंबे अरसे के लिए। भाई ये क्यों? कहते छुट्टी कर रहे हैं। तो वो क्यों? इसलिए कि जहां आपके कई हजार डॉलर खर्च होते, वहां क्योंकि डॉलर को, वो डॉलर इतना चढ़ गया था और हाँ लोकल करेंसी इतनी गिर गई थी कि आप गोया $5 में पूरा खानदान एक 5 स्टार होटल में जी रह सकता था। जी तो जी। ये दुनिया, ये निजाम, हम लोग ये हाँ सब तो ये हम मैं लोग उस पर। न्यूज जब देखते हैं तो हाँ ये पसे पर्दा, यही जो दिलचस्प डिटेल्स हैं, जी ये जी ऑडियंस को नहीं मालूम होते। जी जी कि जी जी हालात ये हो जाते हैं कि $1 में आप बाकायदा एक कमरा लेकर रह सकते थे जी जी वहां, जी। $1 में। तो बिल्कुल। अब मैं ये इसलिए कह रहा हूं, अब झगड़ा ये हो रहा है कि डी डॉलराइजेशन की बात हो रही है, कि ये दुनिया को निजाम चलाने के लिए सिर्फ डॉलर नहीं, हम्म और भी करेंसीज की जरूरत है। लिहाजा अब ममालिक एक दूसरे से अपने उनकी करेंसीज में बिजनेस कर रहे हैं। धीरे धीरे एक कोई ब्रिक्स की, फर्ज करिए ब्रिक्स और बढ़े और ब्रिक्स की और एक अपनी करेंसी बन जाए, कुछ इस तरह की बातें भी हो रही हैं। यानी निजाम जिंदगी इतना ज्यादा अपने अपने खूंटे से अलग हट के आ गया है कि जिसका कि अंदाजा अभी हमको, आपको, हमारे सामाईन को, हमारे सुनने देखने वालों को अभी अंदाजा है नहीं, हम्म। क्योंकि अभी ये धीरे 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 ये परकोलेट करके आएंगे। तो खैर मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूँ, मुझे एक वाकया याद आ रहा है जो मैंने सवाल आपसे किया था कि ये एक लड़ने वाले मुल्क को हथियार देना सही और दूसरे मुल्क को देना गलत। मुझे याद है 2006 में जब हिजबुल्लाह वाली जंग हुई थी, इसराइल और हिजबुल्लाह की, तो उस वक्त इत्तेफाक से मैं लंदन में था, किसी थिंक टैंक में इसी जंग के ऊपर बात थी, कोई मीटिंग थी। तो उसमें इस बात पर एतराज किया जा रहा था कि ईरान हिजबुल्लाह को हथियार दे रहा है। तो मैंने ही सवाल कर दिया कि साहब अगर आप एक तरफ हथियार दे सकते हैं
तो दूसरी तरफ कोई और भी दे सकता है, इसमें आपको क्या एतराज है? तो उस वक्त उन्होंने ये कहा कि ये वो नहीं वो नॉन स्टेट एक्टर है, इसलिए वो यानी उनकी नजर में टेररिस्ट है। अब तो दोनों हुकूमत है बाकायदा, रूस एक बाकायदा हुकूमत है, ये कोई मिलिशिया ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो उसको हथियार देने में अब क्या तकलीफ है? जब आप खुद दे रहे हैं तो दूसरी तरफ कोई दे रहा है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम? बस यही है कि चित भी मेरी पट भी मेरी। दुनिया हमने अभी तक ऐसी चलाई थी, लेकिन अब दुनिया बदल रही है, इससे तकलीफ है, जाहिर है कि भाई चित आपकी हो सकती है, पट हमारी। जी, तो वो अपने ही तरीके से दुनिया को चलाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से बताऊं कि नकवी साहब के साथ हमने वो इराक जंग 2003 जो कवर की थी, जिस तरह से आपने कुछ डॉलर्स का उसका जिक्र किया, मुझे याद है कि नकवी साहब की तरफ से हमें कहा गया था कि जहां भी आप हैं वहां आपको पैसा मिल जाएगा, और वहां कुछ लोग इंडियन एम्बेसी से या किसी हिंदुस्तानी कारोबारी से हमें पैसा मिल जाता था और हम चलाते रहते थे अपने खर्चे। तो ये नकवी साहब के अपने कॉन्टैक्ट्स, ताल्लुकात पूरी दुनिया में बहुत ही फैले हुए हैं, और उन्होंने जिस तरह से जर्नलिज्म की है, वाकई बहुत ही इंस्पिरेशन वाली बात है कि 110 मुल्कों से एक शख्स ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की और चीजों को समझने की कोशिश की। और आप भी अगर कहीं कोई मौका मिले और दिलचस्पी हो, सेहत इजाजत दे, तो वो अब भी दूसरे मुल्कों में जाने के लिए तैयार रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।